मैं भारत की लंबी यात्रा पर था और इसी दौरान हमें जोधपुर जाने का मौका भी मिला। जोधपुर में दो बड़ी वास्तुशिल्पी महत्व की इमारतें हैं। एक है पुराना किला मेहरानगढ़ फोर्ट और दूसरी है उमेद भवन पैलेस। हम वहां चाय पीने गए थे और हम ये सोचने लगे कि आखिर इस महल को किसने बनवाया, इसे क्यों बनवाया गया, इसे कब बनवाया गया, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। मैं महल में दाखिल हो गया और महाराजा से भेंट हुई। मैंने वहां मौजूद पेंटिंग्स को देखा। मेरी दिलचस्पी उस आर्टिस्ट में जागने लगी जिसने उन्हें पेंट किया था। मानो ये स्टोरी दुनिया के सामने आने के लिए बस प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये रेडियो वार्सा और पोलिश रेडियो की सेवा है। आज सुबह 5:40 पर जर्मन सेना ने पोलैंड की सीमा को लांघा है, जिससे नॉन एग्रेशन पैक्ट का उल्लंघन हुआ है। उसने कई शहरों पर बमबारी की। देवी और सज्जनों, अब एक विशेष घोषणा सुनिए। युद्ध आरंभ हो चुका है। आज से बाकी तमाम बातों का महत्व पहले जैसा नहीं रहेगा। अब से हमें अपनी सार्वजनिक और निजी जिंदगी को फिर से तरतीब देनी होगी। देश में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं और अब हम सभी सैनिक हैं। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। शरणार्थी बड़ी तादाद में सुरक्षित जगहों की तलाश में एक से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। पोलैंड के पहले शरणार्थी रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, सीरिया, इराक और जापान से भारत पहुंचने लगे और भारत आने के बाद वो बंबई पहुंचे, जहां 1933 में कंसुलेट ऑफ पोलैंड की स्थापना की गई थी। बॉम्बे हमारे देश के नागरिकों के लिए भारत में एक अस्थायी आशियाने के तौर पर देखा जा रहा था। योजना थी बॉम्बे के बंदरगाह से किसी शिप पर चढ़ने का अवसर पाना, जो उन्हें और आगे शायद अमेरिका में किसी गंतव्य तक ले जाता। यहाँ 1939 और 1940 से ही मौजूद पोलिश समुदाय का आकार अब बढ़ने लगा। ये समूह पोलिश समाज का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें प्रोफेसर, इंजीनियर और आर्टिस्ट सभी शामिल थे। इन्हीं में थे स्टेफन नोबलिन और उनकी पत्नी लेना जेलिहोव्स्का। स्टेफन ऑर्बलिन ने अपनी पहली प्रदर्शनी वॉर्सो के ज़ाह्योंता गैलरी में लगाई थी।
जहां हम फिलहाल खड़े हैं। उसके बाद से वो सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करते रहे। पोलैंड ने 1918 में दोबारा अपनी आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद के साल ख़ास तौर पर मुश्किल रहे थे। अलबत्ता आज़ादी मिल जाने से लोगों में एक जोश और हर्ष था, जिससे जीवन से जुड़ी कलात्मकता में भी अभिव्यक्ति हुई। ये बात खासकर राजधानी में बखूबी नजर आती थी, जहां कैबरे, रेव्यूज और कैफेज का बोलबाला था। यही माज़ोवेत्स्का स्ट्रीट पर थी मशहूर कॉफ़ी शॉप ज़िम्यांस्का। (1933) 1933 में उन्होंने लेना ज़ेलिहोस्का से शादी कर ली। वो पहले एक बैले और कैबरे आर्टिस्ट थीं और फिर 1930 के दशक में वो एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस भी बनी। अपना नया विला बनाने के दौरान उन्होंने इसके नज़दीक एक फिल्म स्टूडियो बनाने की भी सोची। मेरा नाम है एंड्रू नॉर्बलिन। मैं स्टेफन नॉर्बलिन और लेना ज़ेलिहोस्का नॉर्बलिन का बेटा हूँ। मेरे माता पिता जर्मन हमले के समय सितंबर 1939 में पोलैंड छोड़कर चले गए थे। वो सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए, उस नए घर को भी जिसे वो बना रहे थे। मेरी माँ ने मुझे जो बातें बताई थी वो सारी तो मुझे याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि वो अपने सारे जेवर साथ ले गई थी, क्योंकि पोलैंड की मुद्रा अब किसी काम नहीं आने वाली थी। इन जेवरात की बदौलत ही वो अब दक्षिणी यूरोप से होकर पूर्व की तरफ इराक तक अपना सफर जारी रखने वाले थे, जहाँ मेरे पिता ने 1 साल तक शाही परिवार के पोर्ट्रेट बनाए। ये आज तक भी एक रहस्य ही है कि हम भारत कैसे आए। इस बारे में एक लेख छपा था। इसमें लिखा है, मशहूर आर्टिस्ट स्टेफन नॉर्बलिन और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अमेरिका जाते समय बॉम्बे में रुके थे। यानी उनका मकसद वहां ज्यादा समय तक रुकना नहीं था, लेकिन उन्हें वहां रुकना पड़ा। विशाल बम्बई शहर की शुरुआत 7 दलदली द्वीपों से हुई थी और 17वीं सदी में 1661 में पुर्तगालियों ने इन्हें इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को तोहफे में तब दिया था जब उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी की थी। तब तक इन द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। इसके बाद ही बम्बई का विकास ढंग से शुरू हुआ। अंग्रेज बहुत ही अक्लमंद थे। उन्होंने समुद्र में भराव करके इन द्वीपों को एक कर दिया। शुरू से ही ब्रिटिश गवर्नर हर कहीं से भारतीयों को यहाँ आने के लिए बढ़ावा दे रहे थे, पर इसके नतीजे में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग बम्बई आ गए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर बहुत से लोग यूरोप से यहाँ आए। उस दौर में बहुत सारे प्रतिभाशाली कलाकार यहाँ आए और उन्होंने यहाँ काफी समृद्धि हासिल की।
किसी आर्टिस्ट के लिए बॉम्बे का कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुत ही प्रेरणा देने वाला रहा होगा। किसी आर्टिस्ट ने क्या कुछ देखा होगा, मैं इसकी कल्पना ही कर सकता हूँ। नॉबलिन जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पहुंचने पर अलग अलग तरह के भूदृश्य देखे होंगे। उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य, सामाजिक भूदृश्य आपस में एक दूसरे में घुलते मिलते नजर आए होंगे। तो यहाँ नियो गॉथिक, इंडो सैरसैनिक इमारतें रही होंगी और अचानक ही आर्ट डेको इमारतें भी नजर आने लगी होंगी और आधुनिकवाद का मेल औपनिवेशिक प्रतीकों और छवियों के साथ होने लगा होगा। लेकिन भारत में परंपरा वाला भूदृश्य भी हमेशा मौजूद रहा। तो आधुनिक परंपराओं से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही शानदार अनुभव रहा होगा, यानी किसी कलाकार को अचानक बहुत सारे शानदार अनुभव हुए होंगे। महारानी साहेब आपका गौरव दुनिया में सरताज। महारानी साहेब आपका गौरव दुनिया में सरताज। सारे रजवाड़ों में सबसे ऊंचा मोरबी कीर्तिमान बासाहेबा मोरबी कीर्तिमान। अपनी शादी वाले साल ही हम यहाँ आ गए थे। मेरे ससुर मुझे एक घर देना चाहते थे, तो इस मकान को बनाया गया। इसके पीछे सारी सोच मेरे पति की थी। वो एक युवा थे और वो किसी महल जैसा आर्ट डेको बनाना चाहते थे। मैं अपनी छोटी उम्र से ही इस महल में रहती आई। 26 साल की उम्र तक मेरे 5 बच्चे हो चुके थे। दुर्भाग्य से बहुत छोटी उम्र में ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। वो एक युवा और आधुनिक पुरुष थे। वो पढ़ने के लिए यूरोप गए थे, फिर उन्होंने पूरे अमेरिका की यात्रा की। वो उस समय के बेहद लोकप्रिय आर्ट डेको से बहुत प्रभावित थे। तो जब वो वापस लौटे तो वो किस तरह जीवन बिताएंगे, इस बात को लेकर उनके दिमाग में एक सपना मौजूद था। मैं मोरवी इसलिए आया क्योंकि मैं इसके आर्किटेक्चर को देखना चाहता था। किसी ने मुझे बताया था कि ये प्रॉपर्टी बंद है, इसलिए आप वहां जाकर रह नहीं सकते। इसी समय मैंने हिज हाइनेस ऑफ जोधपुर से कहा कि मैं इस पोलिश आर्टिस्ट के लिए कुछ करना चाहूंगा। इसलिए मैंने उनसे एक टू होम इट मे कंसर्न खत देने को कहा और इस खत को लेकर मैं उनके दरवाजे पहुंच गया। दरवाजे पर कोई आया और उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी तो बंद है। फिर उन्होंने ये खत और उसे लिखने वाले के दस्तखत देखे और फौरन हमें अंदर आने की इजाजत दे दी। मुझे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि न तो किसी ने मुझे बताया था और न उस वक्त किसी को मालूम था कि वो पैलेस स्टेफन नॉबलिन की बनाई पेंटिंग से भरा पड़ा था, यानी उसी कलाकार की पेंटिंग से।
मेरे पति की मुलाकात बॉम्बे में नॉर्बलिन से हुई। मेरी उम्र उनसे काफ़ी कम थी। मेरी और मेरे पति की उम्र में 10 से 11 साल का फ़र्क था। मुझे एक आयरिश दामाद मिला था और मुझे तब बड़ी हैरानी हुई जब उसने मुझे बताया कि क्या आपको पता है कि ये सारी पेंटिंग्स एक जाने माने पेंटर की हैं। उसके बाद से हमने जांच पड़ताल शुरू की और तब हमें पता चला कि वो तो काफ़ी मशहूर इंसान थे। अगर आप मोरवी पेंटिंग्स को देखें तो उनमें लाइटिंग और चिमनी जैसी चीजें मौजूद हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो नॉबलिन के आने से पहले से ही मौजूद थीं। शायद इनकी शुरुआत उसी दौरान हुई हो, पर उन्हें इन चीजों को शामिल करना पड़ा। मुझे अपना बेडरूम बहुत पसंद है क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ विराजते हैं। मुझे अपने भगवान कृष्ण से बड़ा लगाव है। मैंने जब पहली बार मोरवी को देखा तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया कि जब इसे बनाया गया होगा तो स्थानीय लोगों को ये लगा होगा जैसे यहाँ किसी दूसरे ग्रह से स्पेसशिप आ गया हो। जब आप महल में आगे बढ़ते हुए अचानक बार रूम में पहुंचते हैं, जिसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता रहा होगा, तो वहां आपको नॉर्बलिन की बनाई नर्तकियां झूमती नजर आती हैं, जिनमें गजब की ऊर्जा नजर आती है और ये बहुत ही गतिशील लगती हैं। मगर ये एक ऐसी दुनिया में सिमटी हैं जो बिल्कुल अलग तरह की है और जिसके एहसास भी बिल्कुल अलग हैं। महल के ये हिस्से शायद शासकों के सबसे निजी और अंतरंग भाग रहे होंगे। इसे बहुत ही सौम्य ढंग से बनाया गया है। आप इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन बार रूम और स्विमिंग पूल में आपको उनका एक बिल्कुल ही उन्मुक्त रूप नजर आता है, जहाँ जल परियों जैसी ये युवतियाँ मोरों के साथ नजर आती हैं। मोर भी मॉर्वी की निशानी है। फिर डाइनिंग रूम में वो दोबारा संयमित से हो जाते हैं, जहाँ फूल पत्तियों और घोड़ों के दर्शन होते हैं। उन्होंने मेरे दादा का एक बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट बनाया है। इसे पारंपरिक पेंटिंग कहा जा सकता है। इसे पूरी तरह परंपरा की सीमाओं में रहकर बनाया गया है। उनकी रचनाओं में सीमाएं भी हैं और फ्री हैंड भी। ये वाकई कमाल है, बहुत शानदार।
लेकिन नॉर्बलिन के भित्ति चित्रों को देखने के बाद लगता है कि दिलचस्प बात ये रही होगी कि उनके दिमाग में इस बात को लेकर क्या सोच रही होगी कि आखिर किस चीज को दिखाया जाए। वो ये दिखाएं जो उनके पेट्रन चाहते थे, या फिर भारत को लेकर उनके दिमाग में क्या कुछ आ रहा था जिसे वो देख और समझ पा रहे थे। और बॉम्बे पहुंचने के दौरान उनके दिमाग में किस तरह के उथल पुथल भरे विचार रहे होंगे। वो भारत के इसी द्वार से आए होंगे और उन्होंने इसके कॉस्मोपॉलिटनिज्म को देखा होगा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मोरवी में एक छोटे मोटे बॉम्बे की रचना कर डाली है। हमारे यहाँ काफी विदेशी मेहमान आया करते थे, खासकर क्रिसमस के लिए। सिनेमा और संगीत की रुचि भी काफी हुआ करती थी। तब जिंदगी एकदम अलग तरह की थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर भारत की और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो तब कुछ ऐसे लोग थे जिनका समय भारत में बहुत अच्छी तरह समृद्धि के बीच गुजर रहा था। एक महीने के अंदर ही स्टेफन नोबलिन ने बंबई के सबसे प्रख्यात आर्ट हाउस में कमाल की प्रदर्शनी लगा डाली थी और जल्दी ही उनके एकमात्र पुत्र का जन्म हुआ। स्टेफन नोबलिन को अपने भारतीय अनुभव, खासकर बंबई आने से काफी फायदा हुआ। आज ये जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है कि मायामी बीच के बाद बंबई में ही आर्ट डेको की इतनी बड़ी मौजूदगी है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। उस दौर में सिनेमा मनोरंजन का एक मुख्य जरिया था। ये उस वक्त का फ्लेवर था, आर्ट डेको उस वक्त का फ्लेवर था। वो आर्किटेक्ट मूल रूप से ब्रिटेन के थे और उनका नाम था रिडली एबट। उस वक्त एक शानदार हिंदी फिल्म हाउस की बेहद जरूरत थी। सच कहूं तो मेरे पिता एक बिजनेसमैन कम एक कलाकार ज्यादा थे। वो हिंदी सिनेमा के लिए पूरे देश का एक शो प्लेस बनाना चाहते थे। नतीजतन लिबर्टी वजूद में आया। उसका नाम लिबर्टी इसलिए पड़ा क्योंकि ये 1947 में देश को मिली आजादी के फौरन बाद खुला था। ये पूरी तरह हिंदी सिनेमा के लिए ही बना था। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं
रामगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में स्टेफान नॉबलिन ने काफी कंजर्वेटिव पोर्ट्रेट्स बनाए। यहाँ स्वर्गीय महाराजा इंद्र जितेंद्र नारायण सिंह एक किशोर के रूप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस किशोर के पिता महाराजा के पोर्ट्रेट्स भी बनाए। Apparently the father of this boy in this way. At the same time we have इसी दौरान भारतीय कला के प्रतीक भी सम्मिलित किए गए। रामगढ़ में इस तरह की और पेंटिंग्स भी हैं। ये रामगढ़ की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। आप देख सकते हैं कि कैनवस की हालत बहुत ही खराब है, जिससे ये अच्छी नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आपको यहाँ इस तरह की पेंटिंग्स भी मिलती हैं। यहाँ ऐसी दो पेंटिंग्स हैं। जहां तक मुझे लगता है रामगढ़ पेंटिंग्स शायद गायब हो गई हैं। मुझे ये भी पता चला है कि अब पेंटिंग्स पटना के रामगढ़ हाउस में नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। तो शायद मेरे फोटोग्राफ ही इन पेंटिंग्स के एकमात्र रिकॉर्ड हैं। जोधपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है। इसकी स्थापना राठौड़ नरेश राव जोधा ने की थी। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम जोधपुर पड़ा है, जिसका मतलब है जोधा का शहर। यहाँ 7 पीढ़ियां लगातार रहती चली आई हैं। मौजूदा राजा महाराजा गज सिंह जोधपुर के 39वें शासक हैं, और ये किला तो इतिहास का शिखर बिंदु है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को मध्यकाल में एक रक्षात्मक संरचना के तौर पर बनाया गया था, जब खूब लड़ाइयां और मुठभेड़ें होती रहती थीं। 20वीं सदी में अंग्रेजों के आने के बाद राजवंशों के बीच की लड़ाइयां खत्म हो गईं। इसलिए एक प्रमुख रक्षात्मक संरचना के रूप में किले की जरूरत ही नहीं रह गई थी। शासक परिवार फिर एक आधुनिक राजमहल में रहने लगा, जो 20वीं सदी की जीवन शैली के ज्यादा अनुकूल था। मेरे ख्याल से मेरे दादाजी आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रखते थे, और इसीलिए उन्होंने एक अग्रणी की भूमिका निभाते हुए 1924 में जोधपुर में पहला एयरफील्ड बनवाया। 1933 तक यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने लगी थीं। इसलिए एक ऐसा नया महल बनवाने का वक्त आया जो विदेशी मेहमानों की जरूरतों के मुताबिक होता, जो दूसरे देशों के गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी कर पाता। इस प्रकार नए महल की जरूरत काफी ज्यादा महसूस हुई। शायद इसी दौरान निर्माण शैली के तौर पर
उन्होंने आर्ट डेको ढूंढ लिया होगा। वो इंग्लैंड जा चुके थे। वो एक ऐसा दौर था जब कुछ रोमांचक, कुछ नया घट रहा था और ये सब फिल्मों में नजर आ रहा था। मुझे लगता है वो भी कुछ अनोखा करना चाहते थे। तो एक तरफ तो पहाड़ी पर किला मौजूद था और दूसरी तरफ बहुत ही खास लेकिन कुछ आधुनिक बनाया जाना था जिसमें भारतीयता की झलक होती। हमारी इच्छा यही थी। जोधपुर के आसपास के इलाके को मारवाड़ कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु की भूमि। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लगातार सूखा पड़ता रहता है। उस साल भी लगातार 2 बार सूखा पड़ा था। महाराजा उमेद सिंह जी बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने इस महल को बनवाने की बात इस समय इसलिए सोची ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आर्किटेक्ट लेंचेस्टर को एक खास काम करना था। बाईं तरफ जनाना साइड में महिलाएं बैठा करती थीं। कुछ ऐसा करना था कि उन्हें कोई देख न पाए, मगर वो इमारत में बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकें। लेंचेस्टर को ऐसे गलियारे बनाने थे ताकि महारानी और उनके साथ वाली महिलाओं को इन गलियारों में चलते कोई न देख सके, मगर वो पर्दों में से बालकनी से देख सकें। उन दिनों में स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड हुआ करते थे ताकि महिलाएं अपने कमरों से खुद वहां जाकर तैर सकें। महल अपने आप में काफी रूढ़िवादी था, यानी स्टाइल के हिसाब से ये अपने समय से आगे नहीं था। आप इससे होकर गुजरें तो ये आपको पुराने अंदाज वाला नजर आएगा, मगर फिर अचानक आप खुद को आर्ट डेको कक्षों में पाते हैं। भारत में नॉबलिन की विरासत से कम ही लोग परिचित थे। भारत या नॉबलिन में दिलचस्पी रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि मुख्य रूप से हाई एंड आर्ट डेको में रुचि रखने वाले भी।
नॉबलिंग सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करते थे, बल्कि वो तो पूरे के पूरे रूम, इंटीरियर्स और पैलेस हॉल्स को भी डिजाइन करते थे। वो तो लाइटिंग अरेंजमेंट्स, फर्नीचर, डिटेल्स, कलर्स और स्पेस डिजाइन भी करते थे। पोलैंड की विरासत के नजरिए से यहाँ नॉबलिन का काम पूरे एशिया में सबसे महत्वपूर्ण पोलोनिका कहा जा सकता है। महल बनाने की शुरुआत 1929 में हुई थी। उसके बाद युद्ध वाले साल आ गए। बहुत सारा फर्नीचर कभी यहाँ पहुंच ही नहीं पाया, खासकर मेपल लंदन से आने वाला एक कंसाइनमेंट, क्योंकि उस शिप पर बमबारी हुई थी। लेकिन उस दौर में बॉम्बे से नॉबलिन की एक प्रदर्शनी चल रही थी, जहां उनका परिचय 3 राजसी परिवारों से हुआ, जिन्होंने उनसे अलग अलग चीजें बनाने को कहा, और जोधपुर उन्हीं में से एक था। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे। हिंदू धर्म में रचना का, ईश्वर का चित्रण काफी उल्लास में प्रकृति का होता है। ऐसे चित्रों के साथ लोगों का बेहद निजी रिश्ता होता है, जो पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें इस सिलसिले में काफी आजादी थी। वो इसके कला संबंधी पहलू पर ध्यान लगा सकते थे। उन्हें किस तरह स्थापित करना है, इस बात पर ध्यान लगाने की उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं थी। उन्हें ये बात समझ आ गई होगी और इसीलिए ये इतनी सुंदर लगती हैं। नमस्ते जगत वंद्य पादारविंदे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी
अगर बात नॉर्बलिन द्वारा पेंट की गई रामायण की हो तो इसे नॉर्बलिन की रामायण कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति इस कथा की पारंपरिक कार्यप्रणाली से संबंध रखती है। नॉर्बलिन ने उन सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया जो रामायण की कथा वस्तु की बुनियाद है। तो पहले हम वो मुकाबला देखते हैं जब राम भगवान शिव का धनुष उठा लेते हैं और इस तरह उन्हें पुरस्कार में सीता पत्नी के रूप में मिलती है। फिर मेरी दृष्टि में हमें राम और सीता अयोध्या में एक सुखी जोड़े के रूप में नजर आते हैं। कृतक्षणाहं भद्रं मते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरास्य चरयहि मम रोचते। उसके बाद राम का शत्रु सीता का अपहरण कर लेता है। यहाँ रावण राम की पत्नी का अपहरण करके कथा वस्तु में दाखिल होता है। अब उन्हें अपनी पत्नी वापस लेनी थी। लेकिन ऐसा बिना युद्ध किए नहीं होने वाला था। युद्ध वाली घटना को भी प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद ही ये पति पत्नी घर लौट सकते हैं। नॉर्बलिन ने इस सब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रसिद्ध देवता कुबेर के रथ पर प्रदर्शित किया है। सीता अपने पति के साथ सुरक्षित राजधानी अयोध्या पहुंचती हैं। दुर्भाग्य से रामायण के अनेक रूपों में सुखांत नहीं होता है, लेकिन इस पल को भी बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। ये सेंट मैरी जैसी कैथोलिक प्रस्तुति है। सीता अपने पति और पुत्रों का त्याग करके चली जाती हैं और पृथ्वी उन्हें निगल लेती है। सर्वं ते पृष्ठत कृतम्। उन्नीस 1944 में बॉम्बे में मेरा जन्म हुआ था, जिसे आज मुंबई कहते हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे वो सब बताया जो पोलैंड के डॉक्टर ने उन्हें बताया था। अपने करियर की शुरुआती दौर में किसी चोट की वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते थे। पोलैंड और भारत की जलवायु में बदलाव को लेकर वो हंसा करती थी कि शायद उनके गर्भवती होने से इसका कोई संबंध था। तब मेरी उम्र 1 साल थी। मैं महाराजा की कृपा से बड़ी मुश्किल से मलेरिया से बचा था। उन्होंने अपने निजी विमान से मेरे लिए दवाइयां भेजी थीं। 1946 के मध्य में हम अमेरिका जाने वाले यूएसएस जनरल गॉर्डन जलपोत से भारत से रवाना हुए, लेकिन युद्ध के बाद समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी, इसलिए जलपोत को न्यूयॉर्क के बजाय सैन फ्रांसिस्को ले जाया गया।
मेरे माता पिता को ये शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। दुर्भाग्य से मेरे पिता को अमेरिका में वो शोहरत नहीं मिली जो उनके पास यूरोप में थी, और हालांकि उन्होंने यहाँ कई नामी पेंटिंग बनाई, लेकिन उन्हें बहुत कम आमदनी पर ही गुजारा करना पड़ा। मेरी माँ एक ट्रेनिंग स्कूल गई ताकि एक ब्यूटी सैलून में मैनिक्योरिस्ट बन सके, जहाँ महिलाओं के नाखूनों की देखरेख की जाती थी। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें ये काम अच्छा लगता था, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि एक वक्त था जब वो एक महान फिल्म स्टार थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके लिए एक बेटा ही काफी है। युद्ध मेरे माता पिता दोनों से ही काफी कुछ छीन चुका था। मेरे पिता को आंखों की बीमारी ग्लूकोमा हो गई थी, जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। अगस्त 1952 में जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिता को ये लगा कि उनकी देखने की शक्ति जाती रहेगी और वो मेरी माँ पर एक आर्थिक बोझ बन जाएंगे। तो उन्होंने एक नोट लिखा। वो कार से हमारे घर के नजदीक मौजूद एक झील पर गए और बोतल भर नींद की गोलियां खा ली। स्टेफन नॉर्बलिन ने 60 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। स्टेफन नॉर्बलिन कॉटन कैनवस पर अपनी ऑयल पेंटिंग्स बनाते थे, जो बहुत पतला होता है। हालांकि उन्होंने उसे मजबूत बनाया था। इन पेंटिंग्स की उम्र करीब 60 साल थी और इन्हें काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसकी वजह थी राजस्थान में नमी की कमी और गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान। वहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हमने इस प्रोजेक्ट की विशालता के बारे में, काम की स्थिति के बारे में उस समय के राजदूत बिर्स्की से सीखा। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति लेक वॉवेन्सा की भारत यात्रा के दौरान नॉर्बलिन की विरासत की तरफ उनका ध्यान दिलाया था, जिसे संरक्षित किए जाने की काफी जरूरत थी। जब हालात में सुधार आया, जब पोलैंड की आर्थिक स्थिति सुधरी, तो हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने फिर से हमसे संपर्क किया और कहा कि हम कुछ और मदद करना चाहेंगे, और इस तरह प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। यहाँ स्टेफन नॉर्बलिन की बनाई वॉल पेंटिंग्स बहुत बुरी हालत में थी। 2006 में पोलैंड के कंजर्वेटर्स ने इन पेंटिंग्स को बचाने का काम शुरू किया। इस वक्त आपको पेंटिंग्स को हुए नुकसान का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रंगों को बहुत हिसाब से चुना गया। कंजर्वेशन से पहले जो तस्वीरें ली गई थी, उन्हें देखकर ही आपको इन पेंटिंग्स की हालत के बारे में पता चल सकता है। किसी ने मुझे बताया कि उन लोगों ने स्टेफन नॉर्बलिन से इन पेंटिंग्स को जल्दी खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जल्दी करने को कहेंगे तो ये प्लास्टर से चिपकेंगी नहीं।
तो कई साल बाद ये सब हुआ, और दिलचस्प बात यह है कि इन बरसों के दौरान लोग भूल गए थे कि इन पेंटिंग्स को बनाया किसने था। इस बात को कोई अहमियत ही नहीं दी गई। अगर आप लोगों से उनका नाम पूछें तो जवाब होता था स्नॉर्ब्लिन, क्योंकि वो एस नॉर्ब्लिन के तौर पर अपने दस्तखत करते थे। हम इन पेंटिंग्स को फिर से पहले जैसा कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में हमें यकीनन कुछ शंकाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जोधपुर के महाराजा के सहयोग के कारण हमें बड़ी उम्मीद थी। हमारी कामकाज की जो स्थितियां थीं, उनकी वजह से हम बेहतरीन ढंग से काम कर पाए। तो इसलिए हम भारतीय भूमि की प्रशंसा करते हैं। यूरोप की परिकल्पना नजर आने वाली चीजों को दर्शाती है, जैसे कि पत्थर और लोहा, संख्याएं और पैमाइशें। ग्रीक लोगों का कहना है कि ये हमारा मकसद भी है और हमारी तकनीक भी, जबकि भारत में आत्मा से जुड़े रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन जिनका अनुसरण करने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। भारत के लिए उपयुक्त समय आ गया है कि आर्यवंशियों की ये बड़ी बहन अब हमारी गुरु बने। पश्चिमी देश भारत के प्रति आकर्षण रखते हैं और इसे अपना आदर्श बनाते हैं। भारत आध्यात्मिकता और अलौकिक शांति की भूमि है, और एक कहावत भी तो है, प्रकाश पूर्व से आता है। भारत को सचमुच ज्ञान के स्रोत के तौर पर देखा जाता था। তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। यूरोप में और पूरी दुनिया में भारतीय सभ्यता के प्रति जबरदस्त रुचि की पुष्टि इस बात से होती है कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर खुद बहुत घूमा करते थे और वो पूर्व के एक संत के तौर पर देखे जाते थे। भारत और भारतीय सभ्यता के प्रति लोगों में बहुत रुचि है। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। शायद इन स्रोतों ने नॉर्बलिन के नजरिए को प्रभावित किया। ये जरूरी नहीं था कि वो मूल से पूरी तरह परिचित हों। तब तक भारत यूरोपीय लोगों के दिमाग में जगह बना चुका था।
तो इस प्रकार दो बेहद प्रतिभाशाली लोगों का सफर 1952 और 1958 में पूरा हो गया। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। 1994 में महाराजा गज सिंह द्वितीय ने मुझे भारत में जोधपुर आने और उमेद भवन पैलेस की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। मैं महल में नॉर्बलिन के ढेर सारे म्यूरल्स को देखकर बहुत रोमांचित हुआ। इनमें से कुछ को हाल ही में पोलैंड के कंजर्वेटर्स ने ठीक ठाक किया था। मेरे पिता के इस काम को फिर से नई जिंदगी मिलने और इसमें फिर से दिलचस्पी जागने का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। मुझे उनका बेटा होने और उनकी प्रतिभा की विरासत को बांटने पर गर्व है, जो उन्होंने पोलैंड, भारत और पूरी दुनिया के लिए छोड़ी। स्टेफन नॉर्बलिन के एकमात्र पुत्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन होजे में रहते हैं। अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो भी कला के क्षेत्र में हैं और एक जाने माने गिटार वादक हैं। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी तुमी थाको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी तुमी थाको सिंधु पारे ओ गो